तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आपकी साइंस से है 10th क्लास की। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे एक शॉट के अंदर। ठीक है, और हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं उसको पता होगा हमारा पर्यावरण इसको बोला जाता है। तो बच्चों, एनवायरनमेंट क्या होता है यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है ये चीज़ हमें पता हो, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है। तो हमें आपको पता है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो जो नेम है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस अराउंड अस विच कंसिस्ट biotic which consist biotic and abiotic component। हाँ, तो बच्चों ये क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर क्या, देखो एनवायरनमेंट सिंपल चीज है। आपके पास का जो एरिया है, ठीक है, जिसने आपको घेरा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज जो आपके आसपास है वो आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, और उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, बायोटिक चीजें आती हैं। बायोटिक के अंदर आप लिविंग चीजें मान के चल सकते हो। ठीक है, बायोटिक के अंदर क्या होंगी, लिविंग्स होंगी। लिविंग्स में कौन कौन सी होंगी बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स। ये आपके किस में आएंगे, बायोटिक्स में आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपके किस में होंगे, बायोटिक के अंदर होंगे। ए बायोटिक के अंदर आपका सन आएगा बच्चों, सनलाइट। ठीक है, आपका वाटर आ गया, आपका एयर, आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ जितने भी माउंटेन्स हैं सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों, ए बायोटिक में आते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ के अंदर क्या आता है, ये सारे के सारे किस चीज़ में आएंगे, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट जो है इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। या आप दूसरी एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एनवायरनमेंट क्या है, इट इज़ द फिजिकल, फिजिकल का बच्चों पता होगा आपको। ठीक है, फिजिकल को भौतिक बोला जाता है, फिजिकल। दूसरा जो है केमिकल, आप लिख सकते हो। फिजिकल के साथ साथ क्या लिखोगे आप, केमिकल लिखोगे। ठीक है, इज अ फिजिकल केमिकल। ठीक है, केमिकल का मतलब होता है बच्चों रासायनिक। एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब बच्चों जैविक। ठीक है, इट इज द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिक, ठीक है, कंडीशन ऑफ अ रीजन, कंडीशंस ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहेंगे बच्चों, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी भी, एनवायरनमेंट क्या है, एक हिस्से का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जो उस हिस्से की हैं, जो उस रीजन की हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है रह रहा है। आप सिंपल से अगर बात के चले कि अगर आप घर पे हो तो आपका एनवायरनमेंट आपका घर है, आपका रूम है। आप स्कूल के अंदर हो तो आपका एनवायरनमेंट आपका क्लासरूम है। आप पार्क के अंदर बैठे हो तो आपका एनवायरनमेंट उसका सराउंडिंग है। उस पार्क के अंदर जो लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे दूसरे बच्चे वहाँ पे होंगे, दूसरे ह्यूमंस वहाँ पे होंगे, वहाँ पे प्लांट होगा। ठीक है, वहाँ पे एयर फ्लो हो रही है, वहाँ पे पानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो है उनका सम ही क्या है हमारा, उनका सम ही क्या है हमारा बच्चों, एनवायरनमेंट है। उनका सम क्या है हमारा, एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक के अंदर आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, एबायोटिक के आपके अंदर आपके सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, माउंटेन्स, ये सारी चीजें जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स में कंसीडर की जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट जो है बच्चों, ठीक है, जो एनवायरनमेंट होता है ना, इस एनवायरनमेंट का किसी पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करने का बहुत बड़ा कारण होता है। मतलब एक एनवायरनमेंट जो है डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को डिफरेंट टाइप से इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो चीज़ भी आपको पता हो। उसके बाद का टॉपिक बच्चों जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इस चैप्टर का
एनवायरनमेंट हमने कर लिया है और आई होप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जो है आपको समझ में आ गई हो। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी भी रीजन की, ठीक है, किसी भी रीजन की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो कंडीशन होती है वो उस रीजन का एनवायरनमेंट कहलाता है बच्चों, वो उसका क्या है, एनवायरनमेंट है। या आप सिंपल सा लिख सकते हो बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट का जो सम होता है, ठीक है, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या है, किसी एरिया का एनवायरनमेंट बनाते हैं, किसी एरिया का क्या बनाते हैं बच्चों, एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगर हम दूसरी बात करें इकोसिस्टम की, सेकंड है बच्चों आपका इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम के मैं सिंपल सी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द इंटरेक्शन, इट इज द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होगी बच्चों किसके बीच होगी, अभी हमने बात किया बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट जो होंगे बच्चों उनके बीच की इंटरेक्शन को ही क्या बोला जाएगा, इकोसिस्टम बोला जाएगा। उनके बीच की इंटरेक्शन को ही क्या बोला जाएगा, इकोसिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि उनके बीच की जो है इंटरेक्शन जो होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, बायोटिक और ए बायोटिक इंटरेक्शन जो होंगी किसी रीजन की, ठीक है, उनकी जो इंटरेक्शन है उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। ये चीज बच्चों ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें सेकंड, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या बात करें, ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है बच्चों वो भी क्या होती है, हमारी इकोसिस्टम होता है, वो भी हमारा क्या होता है बच्चों, इकोसिस्टम होता है। अगर मैं थर्ड और बात करूं, ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है बच्चों वो क्या चीज लेके चलता है, इकोसिस्टम जो है लिविंग चीजें भी लेके चलता है और नॉन लिविंग चीजें भी लेके चलेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट लिविंग फैक्टर्स। अब लिविंग फैक्टर्स के अंदर बच्चों क्या आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, और हम, ठीक है, ये हम क्या है, लिविंग के अंदर कंसीडर हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें नॉन लिविंग की, ठीक है, इट कंसिस्ट नॉन लिविंग, नॉन लिविंग फैक्टर बच्चों इसमें आपको पता हो नॉन लिविंग चीजें क्या होंगी जो हमने ए बायोटिक में लिखी थी, ठीक है, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, देन एयर, देन वाटर, ठीक है, के बाद जो सनलाइट हमने बात की थी बच्चों सारी सारी किस में आ जाती है, नॉन लिविंग में आ जाती है। सारी चीजें किस में आ जाती है, नॉन लिविंग में आ जाती है। कहने का मतलब जो पहली बात हमने लिखी थी ना, पहली जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन क्या है, दूसरे फॉर्म में बता दी गई है कि लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पे हमने बायोटिक ए बायोटिक लिखा था, यहाँ पे हमने लिख दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, ओके है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक याद हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक है, इस चीज में ध्यान रखना है। अब जो इकोसिस्टम होता है बच्चों, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी जो एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लिविंग है प्लस जो नॉन लिविंग है, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन को इकोसिस्टम आप बोल सकते हो। उनके कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल सकते हो, इकोसिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन क्या बोल सकते हैं भी, इकोसिस्टम बोल सकते हैं। अब बेसिक सी बात करें बच्चों, इकोसिस्टम जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इकोसिस्टम जो है कितने तरह के होते हैं, आपके सिलेबस के अंदर दो तरह के इकोसिस्टम बच्चों दिए गए हैं, वो देखिए। अब दो तरह के इकोसिस्टम आपको पता होगा बच्चों, एक तो वो होगा जिसको नेचर बनाएगा, एक इकोसिस्टम कौन सा होगा बच्चों, जिसको नेचर खुद बनाएगा, ठीक है, जिसको नेचर बनाता है, और दूसरा इकोसिस्टम कौन सा होगा, जिसको हम बनाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम कितने, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की कितने तरह का होगा, टू टाइप, ठीक है, कितने तरह का होगा बच्चों, टू टाइप्स, दो तरह का इकोसिस्टम होगा। दो तरह के अंदर सबसे पहला कौन सा आएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो इसके अंदर आएगा बच्चों नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम आता है ना, इको फ्रेंडली, सेम,
नेचुरल इकोसिस्टम। सेकंड कौन सा होगा बच्चों? सेकंड इसके अंदर होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोल लो, ठीक है, या आप इसको मैन मेड बोल सकते हो, मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड इको सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे जो बच्चों इकोसिस्टम है दो तरह का है, एक है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है हमारा मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम बच्चों आपको पता होगा वो इकोसिस्टम जिसको कौन बनाता है? नेचर बनाता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय नेचर, ठीक है, जिसको कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय नेचर। जिसको कौन बनाएगा? नेचर बनाएगा। जिसको कौन बनाता है? नेचर बनाता है, ठीक है। अब जो नेचर जो सिस्टम बनाता है, ठीक है, मतलब हम जो ये पढ़ेंगे नेचुरल इकोसिस्टम, ये आगे जो है डिफरेंट टाइप का होगा। ये आगे क्या होगा बच्चों? डिफरेंट टाइप का होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो आगे क्या है? डिफरेंट टाइप का होता है। डिफरेंट टाइप का मतलब सिंपल सी बात करें दो तरह का होगा, एक जो नेचुरल चीजें हैं जो पानी के अंदर हैं, एक जो जमीन के ऊपर है, मतलब एक एक्वेटिक टाइप का, दूसरा टेरिशियल टाइप का, ठीक है। आप इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज अगेन टू टाइप, इट इज अगेन टू टाइप्स। कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। अगर हम बात करें बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय मैन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मैन। वो इकोसिस्टम जो कौन बनाता है? मैन बनाता है, ठीक है। वो इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, फॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम क्या कहलाता है बच्चों? आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है क्रॉप फील्ड, ठीक है, क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड मतलब जो खेत आप तैयार करते हो वो कौन तैयार करता है? ह्यूमन तैयार करते हैं। खेत कौन तैयार करता है? ह्यूमन तैयार करते हैं, तो वो क्या आ जाता है? मैन मेड आ जाता है, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने देखा होगा, जिस पॉट के अंदर एक ग्लास का बॉक्स होता है, उसके अंदर जो है फिश जो है वो पाली जाती हैं, ठीक है। पाली कैसे जाती हैं? मतलब उनके जो है सर्वाइव करने की कंडीशन जो होते हैं वो उसके अंदर दी जाती हैं, तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम वो होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्वेरियम एंड क्रॉप फील्ड, ये दोनों के दो एग्जाम्पल याद रखने हैं बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अगेन नेचुरल इकोसिस्टम की, तो अभी हमने बात की कि ये अगेन दो तरह का होगा, ठीक है। ये कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। एक होगा एक्वेटिक, ये कितने तरह का होगा? अभी एक होगा एक्वेटिक, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा होगा स्टूडेंट्स? दूसरा होगा हमारा टेरिशियल, टेरिशियल नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है भी। तो दो तरह के हमारे जो हैं TRIAL आएगा बच्चों, ठीक है, TRIAL। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये भी क्या है हमारे आगे जो नेचुरल इकोसिस्टम था आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जो टू पार्ट्स बात हुई है, तो एक्वेटिक का आपको पता होगा, एक्वेटिक के अंदर भी दो तरह का आएगा, ठीक है। एक्वेटिक के अंदर क्या होगा? दो तरह का होगा। इट इज अगेन टू टाइप, इट इज अगेन टू टाइप। वो दो तरह के कौन कौन से होंगे बच्चों? अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो टेरिशियल है वो सिंगल ही रहेगा। सिंगल का मतलब एक ही तरह का है। टेरिशियल इकोसिस्टम होता क्या है बच्चों? टेरिशियल इकोसिस्टम जो है हमारे जमीन, मतलब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इसके अंदर बच्चों आते हैं, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, और बात करें आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डिजर्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चों इसके अंदर हमारी आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? इस चीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। कौन से के एग्जाम्पल हुए बच्चों? ये टेरिशियल नेचुरल इकोसिस्टम के, या सिंपल आप बोल सकते हो टेरिशियल इकोसिस्टम की ये एग्जाम्पल हैं। अगर बात करें बच्चों एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक की जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि एक्वेटिक अगेन दो तरह के होंगे। पहला क्या होगा? फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोल लो, या आप पूरा नाम लिख सकते हो फ्रेश वाटर एक्वेटिक नेचुरल सिस्टम, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद दूसरा जो है बच्चों हमारा दूसरा क्या होगा?
मराइन वाटर, दूसरा क्या है मराइन वाटर, मराइन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, इसके अंदर कौन से आएंगे, फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल आपको पता होंगे बच्चों, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल क्या आएंगे, फ्रेश वाटर के अंदर आप देखिए आपकी जो रिवर होती है, ठीक है, नदियां जो आपकी होती हैं फ्रेश वाटर के अंदर आती हैं। आपकी जो लेक होती हैं, आपके जो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे किस चीज के अंदर आते हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साथ एक पूल होता है, ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है अभी, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल होंगे। अगर हम बात करें मराइन वाटर के, तो मराइन में बच्चों आपको पता है सी जो होता है उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। दूसरा ओशंस जो होते हैं बच्चों, ठीक है, जो ओशंस होते हैं उनका पानी भी क्या होता है बच्चों, खारा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, नोटबुक में ऐसे ही लिखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, खासकर ऑप्शन टाइप में, ठीक है। तो अभी हमने बात की है टाइप ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जो है बच्चों दो तरह का है, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर बनाता है, आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, ठीक है। जो हम बनाते हैं उसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, प्रोफिल्ड, एक्वेरियम, ठीक है। और जो उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम जो था वो अगेन टू टाइप्स का था बच्चों, एक्वेटिक मतलब जो पानी वाला है, और टेरिशियल मतलब जो लैंड वाला है। तो एक्वेटिक जो है अगेन टू टाइप का होगा, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। लेकिन जो टेरिशियल है उसके अंदर के एग्जांपल हमें याद रखने हैं, फॉरेस्ट, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डिजर्ट्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों, टेरिशियल इकोसिस्टम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। फ्रेश वाटर का आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, पोल्स, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। मराइन वाटर के आपको याद रह गए हैं सी और ओशंस। तो यहाँ तक बच्चों जो है हमारा, ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा इकोसिस्टम के टाइप जो है कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों ऑर्गेनिज्म को किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप की कंडीशन जो है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो उस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो टाइप्स के अंदर कंसिडर क्लासिफाइड किया गया है। एक होते हैं बच्चों प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक। एक होते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है, इस चीज को बनाना। एक होते हैं उपभोक्ता, उस चीज को उपयोग करने वाले, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहले हमने जैसे कि अभी बात की है, सबसे पहले कौन से आएंगे, सबसे पहले आएंगे बच्चों प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो चीज को प्रोड्यूस करेंगे, जो मतलब सिंपल से अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं, जो खाना क्या है बनाते हैं, जो फूड हमारा प्रोड्यूस करते हैं। और फूड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने काफी बार स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे बच्चों, सबसे पहले क्या आएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स। हाँ जी, प्रोड्यूसर क्या होता है बच्चों, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, आपको पता ही है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, साइनोबैक्टीरिया है यानी कि बीजीए है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है अपना खाना खुद बनाने की बच्चों, ठीक है। और वो जो अपना खाना बनाते हैं ये स्टार्च और शुगर के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और उसके साथ साथ क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन क्या होता है बच्चों, एल्गी होता है, जो क्या करते हैं, ठीक है, विच प्रिपेयर देयर फूड, देयर फूड। अब जो फूड बना है वो किस फॉर्म में बना है, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एज वेल एज शुगर, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च और शुगर की फॉर्म में वो फूड जो है बच्चे बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, और बनाते किससे हैं बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है, फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल इन, इनका मतलब बच्चों किसकी प्रेजेंस में ये बनाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इनका मतलब ये आप सिंपल लिख सकते हो, यूजिंग, ठीक है, मटेरियल्स बाय यूजिंग, बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जो सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट को यहाँ पे किस चीज में चेंज किया जाता है, सनलाइट को यहाँ पे
चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ये चीज ध्यान रखनी है, चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ठीक है, ओवरऑल इस चीज को क्या बोल जाता है, ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस चीज को फोटोसिंथेसिस बच्चों बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। और फोटोसिंथेसिस बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहली पता ही, हमने ऊपर लिखी हुई है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है हमारी? सनलाइट आ जाती है। उसके बाद दूसरी अगर हम जो उसकी रिक्वायरमेंट बच्चों वो बात करें, वो हमारा वाटर आ जाता है। थर्ड CO2। और फोर्थ हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फोर्थ हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता हो, सनलाइट सन से मिल गई, H2O जो है सॉइल से मिलता है विद हेल्प ऑफ रूट्स, CO2 जो है एटमोसफेयर से मिलती है बच्चों। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? लीव्स में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? लीव्स के अंदर होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है ऑफ प्लांट। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं बच्चों? कंज्यूमर वो होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, लेकिन अपना खाना क्या लेंगे? प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंगे। डायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्लांट को खाना। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? कि जिस ऑर्गेनिज्म ने प्लांट को खाया है उसको खा लेना, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? प्लांट से ही जुड़ा हुआ है। तो कंज्यूमर क्या होंगे बच्चों? कंज्यूमर की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट prepared their own food but depends on plant depends on plants, ठीक है। इस चीज के लिए फॉर फूड कैसे डिपेंड रहते हैं भाई, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जो अपना खाना क्या है? खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब या तो प्लांट्स को डायरेक्ट खाएंगे या फिर प्लांट से जुड़े जिस मतलब ऑर्गेनिज्म ने प्लांट को कंज्यूम किया है उसको कंज्यूम करेंगे। ये चीज बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो फूड जो प्रोड्यूसर, कहने का मतलब ये है जो खाना जो प्रोड्यूसर बना रहे हैं उसको कौन कंज्यूम करेगा? उसको कौन लेगा? कंज्यूमर आगे कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों बात करें इनकी, मतलब ये जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो इनके बिहाफ पे कंज्यूमर को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले कंज्यूमर आता है बच्चों हर्बीवोर्स। सबसे पहले क्या आता है? हर्बीवोर्स आता है, ठीक है। ये आपको पता हो सबसे पहले क्या आता है? हर्बी। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं ताकि साफ दिखाई दे, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों हर्बीवोर्स, फिर हम लिखेंगे कार्निवोर्स और फिर ओमनिवोर्स, ठीक है। जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। चैप्टर जो है बिल्कुल सिंपल है, मतलब आपका प्रीवियस जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वही चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे बच्चों हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स, ठीक है। फोर्थ हम एक और लिख लेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का थोड़ा और देख लेते हैं बच्चों, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये जरूरी है। तो ये हैं, इन तीनों के बारे में हमें, मतलब चारों के बारे में भी हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इनका कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है, खाना जो है ये लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स के अंदर आपको पता होगा बच्चों जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके काऊ, ठीक है, आपके गोट, आपकी जो है डियर,
सारे के सारे क्या हैं, इसके अंदर आते हैं, मतलब घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है। आपकी जो बफेलो है वो इसके अंदर आती है, आपका जो हॉर्स है वो इसके अंदर आता है। कार्निवोर्स के अंदर बच्चों क्या होगा, ठीक है, जो दूसरे जानवरों को खाए बच्चों, जो क्या करे, दूसरे जानवरों को मार के खाए, ठीक है। और दूसरे जानवरों को मार के खाने वाला आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता ही है बच्चों, क्या होता है, हमारा जो लॉयन है, ठीक है, एज वेल एज हमारा जो टाइगर होता है, लॉयन एंड टाइगर जो है इसके अंदर आते हैं। ओमनीवर्स के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो इन दोनों का मिक्सचर, मतलब जो हर्बीवोर्स वाली चीजें भी खाए, कार्निवोर्स वाली चीजें भी खाए, कहने मतलब जो प्लांट वाली चीजें भी खाए और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही है, ठीक है। देन पिग्स आपने देखे होंगे बच्चों, ठीक है, कैट आपने देखी होंगी, ये सारे के सारे क्या हैं, ओमनीवोर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। क्रो आपने देखा होगा, प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है और ओमनीवोर्स मतलब जो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो भी कंज्यूम करता है। पैरासाइट क्या होता है बच्चों, पैरासाइट एक तरीके का क्या करेगा, या तो ये लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म को बच्चों क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, होस्ट बोलेंगे। मतलब वो जीव जो किसी दूसरे के जीव के शरीर के अंदर रहता हो या उसकी बॉडी के ऊपर रहता हो, जिससे अपना सारा न्यूट्रिशन जो है उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लीज आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, मेन एग्जाम्पल। या फिर अगर आप बात करें अमरबेल की, अमरबेल में ये चीज़ होती है, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये जो थे हमारा जो मतलब कंज्यूमर था, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो आपको पता हो। टैपवॉर्म भी बच्चों जो है, ठीक है, टैपवॉर्म ये भी पैरासाइट्स के अंदर आता है। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, जो छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं, उसके बाद अगर हम बात करें इसके साथ ही, तो एक होता है डिकम्पोजर, एक होते हैं बच्चों डिकम्पोजर्स, ठीक है। मैं यहाँ सेंटर में लिख रहा हूँ, बीच में ही अलग से आप लिख लेना, डिकम्पोजर्स। हाँ जी, डिकम्पोजर क्या होते हैं बच्चों, डिकम्पोजर वो चीज होती है जब कोई मर जाए, गल जाए, सड़ जाए, ठीक है, उसके बाद उसकी जो लाश पड़ी हुई है सड़क के किनारे, आप देखते हो कितने ही डॉग्स जो होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उनकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, ठीक है, अगर वो किसी कच्चे उसमें पड़ी है, मतलब फील्ड के अंदर पड़ी है, वो तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। एक तरीके का ये क्लीनिंग एजेंट वाला काम करते हैं, मतलब क्लीनिंग एजेंट का मतलब बच्चों सफाई वाला ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, डेफिनेशन देखिए आप क्या लिखोगे इसमें, आप सिंपल से पहले तो इंक्लूड कर लेना कि कौन कौन आएंगे इसके अंदर। आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का ही पार्ट होता है वैसे तो। आप इसमें देखिए ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक टाइप होता है, ठीक है, जो हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसके अंदर भी बैक्टीरिया आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। विच कैरी आउट द ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चों तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल वन, ठीक है, इनटू सिंपल फॉर्म, इनटू सिंपल फॉर्म, ये चीज आपको लिखनी है, इनटू सिंपल फॉर्म के अंदर उसको जो है चेंज कर दे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक तरीके का काम करते हैं, दे हेल्प इन, दे हेल्प इन रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स लिख लीजिए, न्यूट्रिएंट्स विद इन सॉइल, विद इन
सॉइल। मतलब जो डेड बॉडी है डिकम्पोज करके साफ करेंगे बच्चों, वो कहाँ पे मिल जाएंगे, उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट अगेन से सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, जिससे क्या है वहाँ पे क्लीनिंग भी हो जाएगी और मिट्टी के अंदर जो है उसके सारे के सारे कंपोनेंट वापस चले जाएंगे। तो डिकम्पोजर का बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर जो है एक तरीके का क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। फंगस बैक्टीरिया के अंदर होता है, जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी बॉडी जो बनी होती है, ठीक है, उसको क्या करता है सिंपल वन में चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम। ये अपने एंजाइम रिलीज करते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इसके प्रोसेस से क्या है न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के अंदर दोबारा से चले जाते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट वहां पे हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बच्चों जो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, में देखिए जो आगे मटेरियल हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल चीज बच्चों वो होगी, नाम से पता लग रहा है, जो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होंगी वो देखिए। सबसे पहली है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। और सेकंड जो है बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ जी, ये कौन कौन सी चीजें होंगी बच्चों, इसमें आप सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखोगे, दो सब्सटेंस which are easily decomposed by decomposer, जो इजिली क्या है डिकम्पोजर्स की हेल्प से क्या कर दिए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे बायोडिग्रेडेबल चीजें हम बोल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाते हैं बच्चों, इसके अंदर देखो आपके जो प्लांट हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है प्लांट्स, और अगर मैं बात करूँ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो है बच्चों इस चीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एनिमल्स वेस्ट ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर उसकी लीव्स हो गई हैं, रूट्स हो गई हैं, ठीक है, जो आप मार्केट से फ्रूट्स लेके आते हो, ठीक है, वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एनिमल्स का वेस्ट जो है वो भी इस चीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेम डेफिनेशन रखनी है बच्चों, सेम डेफिनेशन रहेगी, बस क्या लिखना है, नॉट डिकम्पोज्ड बाय, ठीक है। दो सब्सटेंस which are not, ठीक है, which are not पे ध्यान रखना है, decomposed by decomposer, ये चीज ध्यान रखनी है अभी, जो डिकम्पोज हो जाए बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज ना हो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर का एग्जांपल अब आपको पता ही होगा, प्लास्टिक जो होती है, ठीक है, डिग्रेडेबल नहीं होती, या फिर अगर हम बात करें पॉलीथीन की, वो भी क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के अंदर कंसीडर होते हैं। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स के अंदर डेफिनेशन हमने की है, वो चीज़ ध्यान रखनी है अभी। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यहाँ तक जो है बिल्कुल ईजी वे में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फूड चेन और फूड वेब, ठीक है, आहार श्रृंखला और आहार जाल जिसको कहा जाता है हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फूड चेन और फूड वेब, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है अभी। तो फूड वेब को मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है, इंटर मिक्सिंग या इंटरकनेक्टेड भी लिख सकते हो, इंटर मिक्सिंग लिख सकते हो, इंटर कनेक्टेड फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन जो है बच्चों आपस में मिल जाएं तो उसको ही फूड वेब बोला जाता है, मतलब उसको क्या बोला जाता है, आहार जाल बोला जाता है। जाल के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो हैं सीक्वेंस में ना होकर एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो वो चीज सेम यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन फूड चेन के अंदर क्या है बच्चों, इट फॉलो अ सीक्वेंस, इट फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ फूड कह लो, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट वन, फ्रॉम वन टू नेक्स्ट
1, ठीक है। अगले को क्या है, एनर्जी जो है एक सीक्वेंस में मिलेगी। अब सीक्वेंस में कैसे मिलेगा बच्चों, आपने देखा होगा घास होता है, ठीक है। घास को क्या है, किसी ग्रास होपर ने खा लिया, ग्रास होपर को फिर किसने खा लिया बच्चों, ग्रास होपर को फिर फ्रॉग ने खा लिया, देन फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को बाद में ईगल ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों जो है आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब क्या हो, ये जो ग्रास होपर है उसको डायरेक्ट स्नेक खा ले, ठीक है, या जो ईगल है उसको क्या है डायरेक्ट फ्रॉग कंज्यूम कर ले, या फिर बाद में यहाँ पे जो स्नेक है, ठीक है, या यहाँ पे फॉक्स हो और यहाँ पे जो है फ्रॉग की जगह पे रैबिट हो, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों कि जो फॉक्स है, ठीक है, वो रैबिट को कंज्यूम करेगी और फॉक्स को आगे लोयन या टाइगर जो है कंज्यूम करेंगे, मतलब खाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो टाइगर है डायरेक्ट रैबिट को खा ले, तो बीच के अंदर ये जो है इसका जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका रोल जो है खत्म हो जाता है। ऐसी मिक्सिंग को क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और जब एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, जब एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे फूड चेन। और फूड चेन के अंदर एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो फ्लो है ना बच्चों एक डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, यहाँ से इसमें जाएगी, इससे इसमें जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि एनर्जी प्रोड्यूस यहाँ पे हुई है लेकिन ये इसको खा रहा है तो एनर्जी इसको इससे मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन का जो है एक फ्लो होगा, एक उसमें हिस्से में डायरेक्शन जो आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान रखनी है। सिंपल चीज़ है कि फूड चेन क्या है, चेन बनी हुई है कि एक पहले, ठीक है, पहले एक जो चीज़ है मतलब जो प्रोड्यूसर है उसको फर्स्ट कंज्यूमर खाएगा, फर्स्ट को फिर अगला खाएगा और उसको फिर अगला खाएगा, ठीक है। ऐसे आपको चीज ध्यान रखनी है। और फूड वेब के अंदर क्या है, जब ये सारे के सारे हैं इंटरमिक्स हो जाएं, ठीक है, जब ये सारे के सारे क्या हो इंटरमिक्स हो जाएं तो उसको क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट देखिए, चैप्टर बिल्कुल सिंपल है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपको बस एक बार इस चीज को ऐसे ही रिवाइज करना है। आप जो नोट्स बनाओगे उसको एक बार पढ़ लेना, दोबारा चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चों 10% लो, ठीक है, 10% लो। ये आपको पता होगा भी ये क्या कहता है, 10% लो या लो ऑफ 10% आप इसको लिख सकते हो। इसकी सिंपल सी बात होती है कि एक ट्रॉपिक लेवल से, ठीक है, इसमें क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 10% ही, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन 10% ओनली। 10% जो है एनर्जी जो है आगे जो है ट्रांसफर होगी, बाकी बची जो 90% है बच्चों वो ऑर्गेनिज्म जो है खुद यूज करेगा, ठीक है। 90% एनर्जी आप लिख सकते हो इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ भी होंगी, ठीक है, वो डेवलपमेंट भी शो करेगा, वो चलेगा भी, ठीक है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो करने के लिए, किसी चीज़ को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, ग्रोथ में भी एनर्जी की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे क्या होंगी, वो खुद ऑर्गेनिज्म जो है 90% एनर्जी जो है उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। इसलिए आगे जो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो आगे एनर्जी जाती है, ठीक है, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से ये यहाँ पे प्रोड्यूसर आ गए बच्चों फर्स्ट है, देन कंज्यूमर आ गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो हर्बीवोर्स आ गया, फिर सेकेंडरी मतलब कार्निवोर्स आ गया, फिर टर्शरी के अंदर आपका यहाँ पे सिंपल सी बात रखनी है प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो इससे, ठीक है, इससे एनर्जी यहाँ तक इसके पास 100% है, यहाँ से कितनी गई 10%,
यहाँ से फिर कितनी जाएगी 0.5%, यहाँ से कितनी जाएगी 0.05%। तो एनर्जी क्या है धीरे धीरे जो लास्ट तक जाएगी बच्चों बिल्कुल ही कम लेवल जो है उसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि जो वेजिटेरियन है या जो नॉन वेजिटेरियन है किसके अंदर हाई अमाउंट जो है हाई परसेंटेज ऑफ जो है एनर्जी का रहता है। ठीक है, वो कुछ मिथ बने हुए हैं कि आप जो है नॉन वेजिटेरियन के अंदर ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, तो आप यहाँ से वो चीज़ फॉलो करके देख सकते हैं कि ग्रास को, ठीक है, ग्रास को कितने आदमी मतलब कितने ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, देन उस लास्ट ऑर्गेनिज्म को आप खा रहे हो तो आपके अंदर कितने परसेंट एनर्जी जो है रह जाती है। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो प्लांट में सिर्फ 1% सनलाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, 1% सनलाइट इज यूज्ड, सनलाइट इज यूज्ड, ये चीज़ ध्यान रखनी है। भी ऑप्शन टाइप में काफ़ी बार पूछी जाती है। 1% सनलाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों 10% एनर्जी लो के बाद, जैसे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो देखिए बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है नोट जो टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है वो है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको मैं सिंपल से अगर शब्दों में कहूँ तो आपने फसलों पे कोई दवाइयाँ छिड़क दी, कुछ स्प्रे कर दी, ठीक है, एक जानवर ने उस फसल को खा लिया, उसके अंदर वो क्या है, अब ये तो है नहीं कि आपने जो स्प्रे की है वो थोड़े से उस पर की है, मतलब उस जानवर ने थोड़ी सी चीज़ को खाया है तो जब खाने लगा तो बहुत सारी चीज़ को कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर परसेंटेज क्या है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उस जानवर को किसी और ने खाया या उस जानवर ने उस जैसे जानवर को, ठीक है, जिसने वो घास खाया उस जैसे जानवर को और खाया हुआ है, एक को खाया हुआ, दो को खाया हुआ है, तीन को खाया हुआ है, तो उसके अंदर क्या है जो केमिकल जो थे ग्रास के अंदर जो हमने स्प्रे की थी वो केमिकल का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे जब चीजें बढ़ जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जब चीजें बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्रास देन डियर देन लोयन, ठीक है, ग्रास पे हमने क्या किया बच्चों, ग्रास पे हमने स्प्रे कर दी 10% DDT, 10% DDT। ठीक है, ग्रास को किसने खा लिया, डियर ने खा लिया। सपोज करो डियर ने जब ग्रास खाया तो उसके अंदर परसेंटेज कितनी गई, DDT की 20% हो गई। अब लोयन जो है डियर को खाएगा, और लोयन का जरूरी थोड़ी कि एक ही डियर को खाएगा, क्या पता कितने डियर को खाएगा, तो उसके अंदर कितनी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, मतलब कितनी परसेंटेज इकट्ठी हो जाएंगी, 50% उसके अंदर सपोज करो इकट्ठी हो गया। मतलब क्या है अमाउंट यहाँ से, ठीक है, लो अमाउंट से क्या हुआ हाई हो गया। तो जब ये परसेंटेज शरीर के अंदर ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी शरीर के अंदर जो है जब ये केमिकल जो हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में कोई ना कोई सी जो है हार्मफुल डिजीज वगैरह शो करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, बायोमैग्निफिकेशन कहा गया है। ठीक है, आप लिख सकते हो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज विद नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल, विद इंक्रीज नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ये तो फर्स्ट पे था, ठीक है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते क्या है केमिकल्स की जो है परसेंटेज जो है बढ़ रही है। ठीक है, केमिकल्स की परसेंटेज जो है बढ़ रही है। उसके बाद देखो बच्चों सिंपल सी चीज़ जो लास्ट टॉपिक आपके रह गई हैं, सबसे पहला है ओजोन लेयर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लास्ट का जो टॉपिक है, तो लास्ट के टॉपिक में सबसे पहले देखिए ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है बच्चों O3, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, स्फीयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर बनी होती है। ठीक है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको पता हो बच्चों जो ओजोन लेयर है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट, और इसका जो है एरिया कितना होता है 12 से 15 किलोमीटर अबव होता है फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल, समुद्र के तल से इतना ऊंचा होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अर्थ है उसको जो एटमॉस्फेयर ने कवर कर रखा है ये उसके अंदर ही आती है, लेकिन आपको ओजोन लेयर का वर्किंग का पता हो, ये क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ये क्या हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस। अब यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि यूवी रेडिएशन से क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी जो है हमारी वीक हो जाती है, आइज प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए क्या है,
ओजोन लेयर हमारा जो है सपोर्ट करती है, ठीक है, हार्मफुल जो रेडिएशन है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसकी होती है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, सन की होती है। किसकी होती है, सन की होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन ऑफ सन, ठीक है, विच प्रिवेंट स्किन कैंसर, इम्यूनिटी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम एंड आइज प्रॉब्लम विद इन अ ह्यूमन। तो एक इंसान के अंदर इन चीज़ों को बचाए रखने के लिए, इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या है, ओजोन लेयर का काफ़ी हाथ होता है, मतलब काफ़ी सपोर्ट होता है। लेकिन अब आपको पता होगा ओजोन होल के बारे में, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन, इसका मतलब क्या है। हम बात करते हैं एक ओजोन होल की बच्चों, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, ओजोन होल की बात करते हैं। ये कोई होल है ही नहीं, ठीक है, एक्चुअली के अंदर ये होल नहीं है। इसका मतलब क्या है, थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है पतली हो चुकी है, ठीक है, जिस वजह से क्या है, जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ के अंदर क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या कर जाती है बच्चों, एंटर कर जाती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ओजोन होल का नाम दे देते हैं। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई होल होगा, ठीक है, या कोई गेट लगा होगा, वहां से जो है रेडिएशन आ रही है। थिकनिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे लेयर जो है वो पतली हो चुकी है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का भी आपको पता है, ठीक है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, रेगुलरली आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या है, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, एक्सेस हीट की वजह से। किसकी वजह से भी, एक्सेस हीट होगी तो भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। एक्सेस हीट की वजह से क्या है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के प्रोसेस से क्या हुआ, गर्मी हुई, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी बच्चों, हम जो है क्या है, मतलब कि हीट जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस हीट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगी बाय इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, ठीक है। अर्थ टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, जो ग्लेशियर बच्चों होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स जो आपने देखे होंगे, आइस माउंटेन्स जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या है, अर्थ की हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू होंगे। तो जब वो मेल्ट होंगे बच्चों, तो उससे क्या होगा, उनका जो वाटर है, ठीक है, आइस है, आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज होगी। उनका जो वाटर है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर वगैरह की हेल्प से वो क्या बाद में सीज के अंदर चला जाता है, ओशंस के अंदर चला जाता है, जहां से उनका सीज का या ओशंस का मतलब समुद्रों का, और अगर हम बात करें महासागरों का जो लेवल है पानी का, वो बढ़ जाता है। उसके पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो उसके आसपास का जो एरिया होगा बच्चों, जो लैंड एरिया है, वो क्या होगा, उसके लेवल के बढ़ने के कारण जो है उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो है डूब जाएगा। और इसको ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट बोला जाता है। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि आसपास का कोई लैंड एरिया है तो वो क्या है, पानी के अंदर मर्ज हो जाएगा ड्यू टू ग्लेशियर मेल्टिंग। और ग्लेशियर मेल्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए क्या है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज आपको पता हो। और लास्ट जो है बच्चों वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लास्ट क्या है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये चीज भी आपको पता हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, जो सनलाइट है बच्चों, ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में अगर बात करें, सनलाइट एटमॉस्फेयर में आ गई, उसका काम था वापस जाने का, ठीक है, वापस भी चली जाती है। लेकिन अर्थ पे क्या है, ऑटोमोबाइल्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स का मतलब ऑटो व्हीकल्स जो आप कह रहे हो, ठीक है, ऑटो व्हीकल्स होती हैं, काफ़ी यूज़ हो रही हैं, उनकी वजह से हीट निकलती हैं, और उस हीट की वजह से जो है टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। जो हीट बाहर जानी चाहिए थी वो भी बाहर नहीं जा पा रही, जिससे क्या है, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने को क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। लेकिन जो गैसेस ये काम कर रही है उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जो गैसेस क्या कर रही है, ये काम कर रही हैं, उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ग्रीन हाउस जो है, गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने से ही जो प्रोसेस होता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और जो बाद में क्या करता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कोज करता है, ठीक है, जो बाद में क्या करेगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है कोज करेगा, ठीक है। अगर हम सिंपल से बात करें, CO2, ठीक है, CO2 CH4, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी,
मीथेन हमारी गैस होगी, ठीक है, NO2। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं बच्चों। ये क्या करती हैं, ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, एक था CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन डिफ्लेशन में काफी रोल प्ले करता है, और ये आपको पता हो रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट में लिख सकते हैं व्हेन द सन रेज पेंट्रेट इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, व्हेन द सन रेज पेंट्रेट इनटू द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, द जो हीट है बच्चों, ठीक है, द हीट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, वाटर से भी रिफ्लेक्ट होती है, बाकी जो मटेरियल है उनसे भी रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको वापस जाना चाहिए, लेकिन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो ऑटोमोबाइल्स में हम यूज कर रहे हैं वो उसको वापस नहीं जाने देते, ठीक है। उनकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं जो उसको वापस नहीं जाने दे रही, और इन हाउसेस जो हैं, इन गैसेस को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और बाद में यही क्या कोज करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती हैं, और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या बन जाता है, उसकी वजह से क्या बन जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या करते हैं, मेल्टिंग ऑफ, ठीक है, ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर करती हैं। और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से क्या होगा, कोई जो लैंड एरिया है बच्चों, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। किस में मर्ज हो जाएगा, वाटर में मर्ज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका चैप्टर था, आवर एनवायरनमेंट, सिंपल सा चैप्टर था, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, वो टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, डिकम्पोजर पढ़ा हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा हुआ है, और बायोडिग्रेडेबल हमने अभी कर ही लिया, फूड चेन वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ठीक है। एसिड रेन आपको पता हो, वो रेन जिसके pH वैल्यू क्या है, जिसकी pH वैल्यू कितनी हो, लेस देन 5.6 हो, ठीक है, उस रेन को क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, आपने वो चीज़ सुना होगा, जो ताजमहल का जो कलर है, ठीक है, वो व्हाइट से क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है, ड्यू टू एसिडिक रेन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यही चीज़ आपके चैप्टर में दी गई है, और यहाँ पे हम जो है ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आपको क्या है, हमारे इस चीज़ के नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप हैंडमेड नोट्स अपने खुद बना सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही चैप्टर और समझाया जाए वन शॉट के अंदर, इजी वे के अंदर, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।